लगवाए थे चैप्टर नंबर फर्स्ट के ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के पहले क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे कंटिन्यू आगे से आगे हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको, उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे हम डिस्कस करेंगे। अब जो मेरे हिसाब से मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से इनको समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट वैदिक मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड क्यूब बाय निकलम मेथड। निकलम मेथड से क्यूब फाइंड करना है। तो जब भी हमको निकलम मेथड से क्यूब फाइंड करना है देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है निकलम मेथड से क्यूब फाइंड करने का? सब बेस ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ओपन नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन ब्रैकेट क्लोज स्लैश सब बेस मल्टीप्लाई बाय डेविएशन का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 नाउ स्लैश डेविएशन का क्यूब। ये हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है जब भी क्यूब फाइंड करना है बाय यूजिंग निकलम मेथड। तो निकलम मेथड से अगर आपको क्यूब का क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर एक तो आपको पता होना चाहिए कि सब बेस क्या है, दूसरा आपको पता होना चाहिए डेविएशन क्या है ना। और अब आपको ये थोड़ी पता होना चाहिए नंबर क्या है, नंबर तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ना। तो जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड क्यूब ऑफ 97 बाय निकलम मेथड, 97 का आपको क्यूब फाइंड करना है निकलम मेथड से। तो सबसे पहले अगर 97 का क्यूब फाइंड करना है तो हमें बेस सब बेस एंड डेविएशन ध्यान रखना। निकलम मेथड से क्यूब फाइंड करते टाइम आपको बेस चाहिए, सब बेस चाहिए और डेविएशन चाहिए। तो बेस एंड सब बेस एंड डेविएशन तीनों ऐसे नंबर होते हैं जिन नंबरों को आपस में ऐड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे वापस जो एग्जैक्ट नंबर होता है जो हमारा क्वेश्चन में वो हमको वापस से वो नंबर हमको वापस से मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो 97 है तो इसका अगर मैंने बेस लिया 10 मैंने ले लिया बेस, तो मैं सब बेस लूंगा 9, क्योंकि मुझे पता है 10 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट 90 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 97 के मैं बहुत पास में पहुंच चुका हूं। मैंने बेस लिया 10 सब बेस लिया 9 तो मेरा आ गया 90। अब मैं डेविएशन का मतलब है जो बेस और सब बेस से जो नंबर मिला है और जो ओरिजिनल नंबर है इन दोनों में डिफरेंस कितना है। देखो बेस तो लिया मैंने 10 सब बेस 9 नंबर है 90, वहां पे नंबर है 97। तो डेविएशन क्या होगा इन दोनों में कितना डिफरेंस है 97 माइनस 90 इक्वल्स टू 7। तो ध्यान से देखिए बेस 10 सब बेस 9 और डेविएशन 7। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सब की सब वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दो और इसको सोल्व करना है। आपको ध्यान रखना है बेस आपका 10 है तो मैंने ये सब वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। यहाँ पे देखो फॉर्मूला था ये कि किसी भी नंबर का क्यूब, तो 97 का क्यूब इक्वल्स टू सबसे पहले बेस का स्क्वायर सब बेस का स्क्वायर। नाउ वैल्यू ऑफ सब बेस 9 तो 9 का स्क्वायर ब्रैकेट नंबर क्या 97 प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन 7 स्लैश सब बेस क्या है 9 तो 9 आ गया मल्टीप्लाई डेविएशन का स्क्वायर। नाउ डेविएशन क्या है यहाँ पे 7, देखो डेविएशन 7 है तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 डेविएशन का क्यूब, डेविएशन क्या है 7 तो 7 का क्यूब। अब 9 का स्क्वायर 81 97 प्लस 2 into 7 14 आ गया स्लैश 9 into स्क्वायर ऑफ 7 49 3 आ गया क्यूब ऑफ 7 343 क्यूब ऑफ 7 क्या होता है 343। अब ये 81 अब इन दोनों को ऐड किया तो 111 स्लैश अब 9 को और 3 को मल्टीप्लाई करके 27 49 80 तो ये यहाँ आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 8991 क्या आएगा 8991। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1323 और ये आ गया यहाँ पे। अब ये तीनों आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हमको लास्ट में फाइनल, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे बेस क्या था 10 में कितने जीरो है 1 जीरो है तो यहाँ से ओनली एक ही वैल्यू नीचे आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 343 था 3 डिजिट थी, इनमें से ओनली 1 डिजिट नीचे आ गई 3 और ये 34 जो बचा ये 34 आगे की जो 3 है ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये 34 आगे इस 3 में ऐड हुआ तो 34 प्लस 3 37 तो 37 का 7 यहाँ आ गया और 3 यहाँ पे बच गया। आपको हर एक कॉलम में से ओनली यहाँ पर एक ही डिजिट लिखनी है। जैसे इनमें से 3 लिख लिया 34 यहाँ आगे गया। अब 34 और ये 3 ऐड होके 37 तो इसमें से 7 आ गया। अब ये 37 हुआ 7 यहाँ आ गया और 3 यहाँ पे आ गया। अब 3 इसमें 132 में ऐड होगा तो 132 प्लस 3 135। अब इस कॉलम का तो यहाँ 7 आ चुका था पहले तो 137 पूरा का पूरा इधर जाएगा
137 था, तो इसमें से 7 तो यहाँ आ गया और यहाँ पे क्या बचा 13 बचे ना, वो 13 यहाँ चली जाएंगे और 8991 में 13 ऐड होंगे और जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे 912। तो ये था आपका फाइंड द क्यूब बाय यूजिंग निकलम मेथड। तो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिवीजन बाय ध्वजांक मेथड। ध्वजांक मेथड से किसी भी नंबर को डिवाइड करना। तो आपको मैं यहाँ पे स्टेप नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको स्टेप खुद को लिखना है। जैसे इस लाइन के नीचे स्टेप आएगा, यहाँ पर भी स्टेप आएगा, तो आप एक बार अपनी बुक में से वापस से स्टेप रिवाइज कर लेना या फिर जो अपने क्लास की नोटबुक है उसमें से स्टेप रिवाइज कर लेना। तो क्या करना होता है सॉरी, किसी भी नंबर को जब डिवाइड करना होता है ध्वजांक मेथड से, तो सबसे पहले इनको ऐसे 3 कॉलम बना लो, ठीक है, 1 2 3 कॉलम बना लिया। अब अगर आप इस नंबर को ऐसे लिखते हो इधर और इधर, लास्ट वाले कॉलम में एक नंबर बाहर निकाल देना, ठीक है। अगर लास्ट वाले कॉलम में एक नंबर बाहर निकालना है, लास्ट वाला नंबर इधर बाहर आएगा, तो इसका भी जो लास्ट वाला नंबर है ओनली 1, जो भी लास्ट में 1 डिजिट आएगी, क्योंकि इस नंबर की 1 डिजिट यहाँ ली कॉलम के बाद, तो इस नंबर की भी 1 डिजिट यहाँ ले लो ऊपर, ठीक है। अब लास्ट वाली 1 इधर भी, लास्ट वाली इधर आई, तो इधर भी लास्ट वाली यहाँ आ जाएगी। अब इस नंबर का क्या बचा 15, वो यहाँ आ गया, ठीक है। वापस समझा रहा हूं, जो भी ये नंबर है इसका लास्ट डिजिट यहाँ पे ले लो। अगर इस नंबर का लास्ट डिजिट यहाँ आता है, जितने डिजिट इस साइड में आएंगे उतने ही हमें इस नंबर के लास्ट वाले डिजिट यहाँ लिखने हैं। तो इस नंबर का ओनली 1 डिजिट हमने इधर लिया, तो इस नंबर का भी 1 डिजिट ऊपर लेना है। अब इस नंबर का लास्ट वाला डिजिट ऊपर लेना है, दोनों बचे हुए डिजिट यहाँ लिख देंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले 9 को डिवाइड करना 15 से। क्या 9 इज डिविजिबल बाय 15 है क्या? 9 को 15 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 9 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 15, क्यों? 9 छोटा नंबर है, तो हम क्या लेंगे 92, फिर 92 विल बी डिवाइडेड बाय 15। क्या हो सकता है क्या 15 से डिवाइड? यस, ये हो सकता है। तो 92/15 तो कितनी बार होगा? क्वोशिएंट आया 6 और रिमाइंडर आया 2। 15 और 92 में 15 को डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या आएगा, कितनी बार डिवाइड होगा? 6 टाइम। और डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो ये 6 यहाँ आ जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा उसको इस 92 को तुमने लिख लिया। 92 के आगे वाले डिजिट क्या 3, तो इस 3 के थोड़ा सा नीचे ये वाला रिमाइंडर यहाँ लिख देंगे और ये क्वोशिएंट यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में 23, 2 और 3, ये 23 को लिखेंगे यहाँ पे और इसमें से माइनस क्या करेंगे, इस वाले 1 को इधर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 1 हमेशा मल्टीप्लाई के लिए यूज होगा और ये 15 हमेशा डिवाइड के लिए। तो डिवाइड तो कर दिया, 15 का काम खत्म। अब आया 1 का काम, तो 1 होगा इससे मल्टीप्लाई, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना और इस 23 में से माइनस करना है, ठीक है। तो इस 23 में से माइनस किया तो आया 17। अब ध्यान रखना हमेशा इस 17 को वापस यहाँ लिखना है। अगर ये 17 15 से डिविजिबल नहीं होता है ना, क्लास में बताया था, अगर यहाँ पे छोटा नंबर आ जाता तो हम यहाँ पे क्वोशिएंट को 1 छोटा करते और फिर रिमाइंडर चेंज हो जाता। और अगर ये यहाँ पे 17 है वो इस 15 से डिविजिबल है तो डायरेक्ट इधर लिख लेंगे, क्वोशिएंट को छोटा नहीं करना पड़ेगा। तो अगेन इसको यहाँ लिखा, 17 को डिवाइड किया 15 से तो कितने टाइम होगा 1 टाइम और रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो ये 1 आ गया यहाँ और ये 2 आ गया इस 5 के नीचे। अगेन इस 2 5 को यहाँ लिखेंगे। अब इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो पहले ये 1 6 से मल्टीप्लाई हुआ तब यहाँ माइनस हुआ, अब ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा तो 24 आया। अब इस 24 को अगेन यहाँ लिखा क्योंकि 24 15 से डिविजिबल है, बड़ा नंबर है, तो वापस ही डिवाइड किया 15 को, तो क्वोशिएंट आया 1 और रिमाइंडर आया 9, ठीक है। कितनी बार गया 1 टाइम और रिमाइंडर आया 9। अब क्या किया, इस 1 को अगेन यहाँ लिखा और जो रिमाइंडर है उसको वापस यहाँ लिखा। अब इस 98 को वापस यहाँ लिखा, ठीक है। इस 98 में से माइनस क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे तो 97। अब आगे भी नंबर है क्या, अब आगे नंबर नहीं है तो ये 97 आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा आपका क्वोशिएंट। तो ये हो गया आपका क्वोशिएंट 611 और ये हो गया आपका रिमाइंडर। अब इसके स्टेप लिखने हैं, वो स्टेप एक बार वापस से आप बुक में देख लेना, नोटबुक में देख लेना, जो भी हमने किया है अभी, जो यहाँ पे मैंने बोला है वो इंग्लिश में आपको स्टेप में लिख देना है, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट लिखवाया था आपको सोल्व द इक्वेशन बाय प्रवर्त्य मेथड। तो प्रवर्त्य मेथड के द्वारा इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, तो प्रवर्त्य मेथड के द्वारा जब भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है, x = d - b/a - c, d - b/a - c, ठीक है। फॉर्मूला रन हो जाएगा। देखो ये d और b एक जैसे हैं, एक इधर मुंह और एक का इधर मुंह है, तो ऊपर आएंगे, ये d b एक जैसे वो ऊपर आएंगे और नीचे a और c आएंगे, दोनों के बीच में माइनस आएगा।
तो d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, ये फॉर्मूला है। तो कैसे यूज में लेंगे, देखो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिया है, आपको करना क्या है, कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको उस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में चेंज करना है। जैसे मैंने इस 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 5 को इस साइड में मल्टीप्लाई किया, फिर मेरे पास में ये आया। तो आपको हमेशा जब भी प्रवर्त्य मेथड से कोई इक्वेशन सोल्व करनी है तो आपको इस इक्वेशन में इस तरीके से चेंज करना है। ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जिसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करते टाइम एक्स स्क्वायर भी बनता है, लेकिन ध्यान रखना अगर इधर एक्स स्क्वायर आएगा तो इधर भी आएगा, वो दोनों आपस में कट हो जाएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में कभी भी आपके पास में स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपल एक्स की फॉर्म में आएगा, और इसी फॉर्म में आनी चाहिए, 4 ही डिजिट होनी चाहिए, 1 2 इधर और 2 इधर। अब देखो फर्स्ट डिजिट है वो a होता है 25, सेकंड डिजिट है b इक्वल टू -15, थर्ड डिजिट है c इक्वल टू 4 और फोर्थ डिजिट है d इक्वल टू 2। अब क्या करना है, a b c d की वैल्यू आ गई, यहां पुट कर दो, तो x इक्वल टू d की वैल्यू क्या थी 2 माइनस b की वैल्यू क्या थी माइनस की 15, a की वैल्यू, और ये इनको सोल्व किया तो x इक्वल टू 17/21। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनका सॉल्यूशन। इनके अलावा जो भी क्वेश्चन है आप खुद कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और मोस्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो ध्वजांक मेथड है, उस पर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है, और स्टेप भी लिखने आपको उसमें। अब इसी में हम आगे कंटिन्यू बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड की, ठीक है। चैप्टर नंबर सेकंड नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट जो बताए थे, एक तो मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उससे एचसीएफ फाइंड करना, एक तो वो इंपॉर्टेंट था, फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम, एंड सेकंड था कि प्रूव दैट इरेशनल नंबर वाला जो क्वेश्चन था ना, कि प्रूव दैट 1/√2 या कोई सा भी नंबर, कि प्रूव दैट दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एलसीएफ फाइंड करना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे 420 और 130, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, फिर नीचे लिखा हुआ आएगा कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा फाइंड एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर, कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड कीजिए और यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम का यूज में लेना है। तो बहुत ही इजी है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा करना है तो सबसे पहले ये जो मैंने इस साइड में डिवीजन किया है, ये आपको भी साइड में रफ वर्क में करना है। आप चाहे तो क्वेश्चन के साथ में भी कर सकते हो, एक लाइन खींच के साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप चाहो तो रफ में भी पीछे कर सकते हो और क्वेश्चन के साथ में भी कर सकते हो। तो आपको भी बड़े वाले नंबर को अंदर लिखना और छोटे वाले नंबर को बाहर की तरफ लिखना और डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 420 और 130 को लिखा। अब ये 130 से 3 टाइम हुआ 390 और रिमाइंडर बचा 30। तो रिमाइंडर 30, अब आपको रिमाइंडर 30 आने के बाद में ध्यान से देखना है, यहाँ आपको वापस से ध्यान लगाना है। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पॉइंट लगा के आके डिवीजन स्टार्ट मत कर देना, यार पॉइंट लगा के डिवीजन नहीं करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी फर्स्ट स्टेप पर रिमाइंडर आता है, अब उस रिमाइंडर को यहाँ वापस इधर लिखना, और ये यहाँ पर जो आपके पास में नंबर था, इस नंबर को वापस यहाँ पे लिखना आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिवाइजर और डिविडेंड चेंज हो जाएगा, यहाँ पर वापस से इस साइड में लिखना है। पहले डिवाइजर और डिविडेंड जो थे अब वापस से चेंज हो गया है, इसका जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ लिखना, और यहाँ पे जो नंबर था उसको इस साइड में लिख देना है। फिर बता रहा हूँ, यहाँ जो नंबर था उसको उठा के यहाँ लिखना है, और इसके रिमाइंडर से इसको डिवाइड करना है। अभी 4 टाइम किया 120 आया, फिर इसका रिमाइंडर आया 10। अब इस रिमाइंडर 10 के बाद में इस नंबर को वापस यहाँ लिखना। अब ये 3 टाइम गया 30 और रिमाइंडर आ गया 0। जब तक रिमाइंडर नहीं आएगा तब तक आपको कंटिन्यू इसको करते रहना, ठीक है। अब जैसे रिमाइंडर 0 आया तो इसको मैंने प्रोसेस को स्टॉप यहीं कर दिया। तो अब इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये है आपका एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम को बोलते हैं। तो इस एल्गोरिथम से आपका एचसीएफ कैसे फाइंड होगा, 420 और 130 का एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होगा कि जब भी लास्ट में 0 आता है रिमाइंडर, तो आपको देखना है कि जब भी रिमाइंडर 0 आया तो उस टाइम में आपका डिवाइजर क्या था, ये रहा 10। इसका मतलब लास्ट जो स्टेप होता है जिसमें रिमाइंडर 0 आता है, उसका जो डिवाइजर होगा वो ही आपका एचसीएफ होता है। जो ये 10 आया ना, यही आपका एचसीएफ होगा। अब इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इधर बताया मैंने कि आप ऐसे लिख रहे हो इनको, देखो ये फर्स्ट वाला स्टेप ऐसे लिखा, तो इधर जो बाहर लिखते हैं उसको बोलते हैं बी, अंदर लिखते हैं उसको बोलते हैं ए, इधर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं क्यू, और ये नीचे आता है उसको बोलते हैं आर। आर मींस क्या हो गया आपका रिमाइंडर, क्यू मींस क्या हो गया क्वोशिएंट, ये डिविडेंड और ये डिवाइजर, ठीक है। ऐसे लिखना आपको, ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। फिर आपको ये फॉर्मूला यूज लेना है, a = bq + r। अब a क्या है, देखो a अंदर
420 ये आ गया 400 इक्वल्स टू बी क्या है, बी बाहर 130 ये 130, क्यू क्या है, क्यू इधर आता 3 तो ये आ गया 3 प्लस रिमाइंडर क्या है ये रहा 30 तो ये आ गया 30। फिर रिमाइंडर आर, जब तक हमको देखना ये वाला आर जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम इस प्रोसेस को करते जाएंगे। तो आर क्या जीरो है क्या यहाँ, नहीं है, इसका मतलब आर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगेन वापस यही इसमें देखो वापस से ए क्या है 130, अब यहाँ बी क्या है, बी इसी वाले स्टेप में बी क्या है यहाँ बी 30, क्यू सेट क्या है 4, आर रिमाइंडर क्या है 10, ये 10 आ गया, क्या रिमाइंडर जीरो है, नहीं ये 10 है। अगले वाले स्टेप में वापस यहाँ ए क्या है, ए इसके हिसाब से 30, बी क्या है, बी इसके हिसाब से 10, क्यू क्या है, क्यू इसके हिसाब से 3 और आर क्या है, आर यहाँ आता है 0 तो ये आ गया, क्या आर 0 है, बिल्कुल रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, ठीक है। और प्रोसेस स्टॉप होते ही जो भी आपका बी होगा यहाँ बी आता है देखो क्यू के मल्टीप्लाई में बी, जो भी बी या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो भी डिवाइजर होगा वो आपका क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है इन दोनों नंबर का। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना। फिर है कि प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि ये एक नंबर इरेशनल नंबर है। इसके अंदर स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन है बुक के अंदर, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन लिया है, मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगा था क्योंकि मैंने एक दो बार आपको टेस्ट में भी दिया था। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट कर देते हो। आप क्या बोलते हो कि यहीं से स्टार्ट करते हो, इक्वल्स टू में a/b मान लेते हो, इसको यहीं से a/b मान लेते हो आप, और यही प्रॉब्लम हो जाती है a/b। मैं बोल रहा हूँ डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपके पास में √2। तो पहले आपको क्या करना है, जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास में √2 का नंबर आता है तो उसको हटाना है। तो डिनोमिनेटर में आप जब भी √2 का नंबर हटाते हो तो आपने पढ़ा है क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। और रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया, इस डिनोमिनेटर में जो √2 का नंबर था इसको हटाने के लिए जो यहाँ लिखा हुआ था उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो √2 और √2 मल्टीप्लाई के 2 बन गया, और ये 1 और √2 मल्टीप्लाई के √2/2। क्या अभी भी डिनोमिनेटर में आपका √2 में नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अब तो देखो सिंपल नंबर आ रहा है। अब हम बोलेंगे यहाँ से लेट √2/2 इज ए रेशनल नंबर। तो अपन को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो जब भी इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है तो हम उल्टा मान के चलेंगे। प्रूव तो करना है इरेशनल नंबर, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम मान के चलेंगे कि ये जो भी दिया हुआ वो एक रेशनल नंबर है। वह रेशनल नंबर कहते हैं किसे, रेशनल नंबर का मतलब होता है अगर कोई भी नंबर है वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a/b where b is not equals to 0 then we can say that this number will be a irrational number। ये होता है रेशनल नंबर। तो जिसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर होता है आपका रेशनल नंबर। तो हमने लिख दिया कि ये एक रेशनल नंबर, उल्टा मान के चलेंगे। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं where b is not equals to 0 होना चाहिए। ये डेफिनेशन है रेशनल नंबर की। अब इसको मैंने लिखा, अब करना क्या है, यहाँ पर इस साइड में √2 वाला नंबर रखना है, ठीक है। इधर √2 का नंबर इधर नहीं रखना है। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, नोटबुक में देखना, इस साइड में √2 का नंबर रखना है, इधर नहीं रखना है। तो ये 2 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला गया यहाँ, तो 2 यहाँ आ गया। अब इसको यहीं छोड़ देना है। फिर इसके बाद में कुछ फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन हर क्वेश्चन में चिपका देना है आपको, ऐसे की ऐसे ही, इनमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। मैंने जहां गोले लगाए हैं 4 जगह, बस वहां पे आपको चेंज करने हैं। जैसे मैंने हर क्वेश्चन में आपके a और b तो आना ही आना है, क्योंकि आप हमेशा a/b मांगोगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ लिखना है a एंड b आर इंटीजर नंबर, कि ये a और b इंटीजर नंबर है। और आपको पता है जब भी दो इंटीजर नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में a/b की फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। दैट मींस a एंड b आर इंटीजर नंबर। सो अब यहाँ पर आपके पास में जो भी क्वेश्चन में जो भी नंबर आएगा उसको लिखना है। जैसे मेरे पास ये आया तो मैंने इसको लिखा है। सो 2/b विल बी ए रेशनल नंबर, कि भाई a और b इंटीजर है तो 2a/b भी एक रेशनल नंबर होगा। बहुत बढ़िया। एंड अब यहाँ पर जो नंबर है उसको यहाँ लिखना है हर क्वेश्चन में आपको। एंड ये वाला नंबर √2 इज एन रेशनल नंबर, कि ये एक रेशनल नंबर है तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल का साइन है। इक्वल तो तभी होते हैं जब दोनों कुछ ना कुछ समानता होती है दोनों में, तो इनमें सिमिलरिटी क्या है, ये बोल रहा है ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, ठीक है। और इसके आगे क्या करना है आपको, ये लाइन लिखनी है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है
मतलब किसी के अपोजिट जाना, विरोध होना है ना, अगेंस्ट जाना, कि ये है ना वो अगेंस्ट है, ये फिर विरोध करता है फैक्ट यानी जो सच्चाई है उसका। दैट कि क्या √2 इज एन इरेशनल नंबर, कि √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। सभी को पता है √2 में जो भी नंबर होते हैं जिनका √2 हम नहीं फाइंड कर सकते वो सब इरेशनल नंबर होते हैं, तो हमें भी पता है, लेकिन हमें तो प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने लिखा है कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2, अब यहाँ पर जो नंबर वो यहाँ लिखना इज एन इरेशनल नंबर, कि हमने जो भी ऊपर ये 2 लाइनें लिखी है, ठीक है आपने लिख दी है, बहुत बढ़िया बात है, आप कोशिश कर रहे हो रेशनल नंबर इसको प्रूव करने की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बोल रहा है कि ये जो दोनों लाइनें ऊपर लिखती है वो विरोध करती है जो फैक्ट, जो सच्चाई है, जो दुनिया में चल रही है सच्चाई, जिसको सब लोग मानते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है, उसका ये उल्टा है, ये इसका कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, इसलिए हमने जो ये कल्पना की थी ना ये वाली, ये रॉन्ग है, ये कल्पना नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट, इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है 1/√2 इज एन इरेशनल, वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको ये बता दिए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बता दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 जो भी होगा उसको कंप्लीट करेंगे, और जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि देखिए मेरी मेहनत कितनी काम आ रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।